वेलकम एवरीबॉडी। कॉमर्स की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीए रक्षान शरीफ और आज हम बात करने वाले हैं ऑडिट के कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे डेफिनेशन ऑफ एन ऑडिट से। जैसे कि हमें जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एन ऑडिट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है। यदि इसको हम याद करके एग्ज़ाम में स्टेट करते हैं तो वो 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसे याद करना उतना ही ज़रूरी है। डेफिनेशन को हम कैसे याद करें, कैसे समझें, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो द डेफिनेशन क्या बोलता है? आईसीएआई के बुक्स के हिसाब से, दूसरे प्रोफेशनल बुक्स के हिसाब से ऑडिट का डेफिनेशन है, एन ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial statements of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form, where such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. हमें पहले समझना होगा कि ऑडिट क्या है। डेफिनेशन को याद करने से पहले कि हम जनरल या कॉमन सेंस के अंदर ऑडिट को कैसे समझते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि ऑडिट क्या है, तो आप मुझे बताएंगे ऑडिट चेक करना है या क्रॉस चेक करना है, कोई चीज़ को वैलिडेट करना है, कोई चीज़ को एग्जामिन करना है, या किसी चीज़ को स्क्रूटनाइज करना है। ये सारे ही चीज़ें ऑडिट के डेफिनेशन में आती हैं और ये सभी का मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑडिट करना ही है। इसके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ हम ऑडिट समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यदि एग्जामिनर कोई बच्चे का पेपर चेक करता है तो उसके पास वो बच्चे का एग्ज़ाम शीट है, आंसर शीट है और साथ में सजेस्टेड आंसर पेपर्स हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सजेस्टेड को बेस लेके बच्चे ने क्या लिखा है उसको क्रॉस चेक करते हैं और उसी हिसाब से बच्चे को मार्क्स देते हैं। ये जो क्रॉस चेकिंग का फंडा है, ये कुछ नहीं मगर उसने क्या किया, ऑडिट किया उस बच्चे के पेपर का। सिमिलरली हम मंथली बिल्स जो पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल के पे करने से पहले आप बिल का डिटेल्स चेक करते हैं, जैसे महीना, कितने यूनिट लगाए हैं, क्या रेट पे लगाए हैं, उसका ड्यू डेट क्या है और वगैरह। तो आपने बिल पे करने से पहले बिल को स्क्रूटनाइज किया, बिल को एग्जामिन किया, आपने बिल का ऑडिट किया। आगे देखते हैं, जब हम कोई चीज़ सपोज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, हमने डीमार्ट से कोई चीज़ ऑर्डर कर ली, हमने 10 आइटम मंगाई हैं और डिलीवरी बॉय वो आइटम ले आता है, क्या आप ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, हम देखेंगे हमने क्या मंगाया था, क्या ब्रांड का मंगाया था, क्या रेट पे मंगाया था, कितना वज़न का आइटम मंगाया था। वो सारे ही डिटेल्स जो आइटम्स आपके पास आ चुकी है उसके साथ आप चेक करेंगे। आपने क्या किया, आपने वैलिडेट किया, आपने ऑडिट किया। सैलरी अगर हम किसी एम्प्लॉय को पे करते हैं तो ऐसे ही नहीं दे देते। हम चेक करते हैं कि उसने कितना महीना काम किया है, कितने महीने में कितना दिन काम किया है, क्या सैलरी अग्री किया गया था उसके साथ और उसी हिसाब से उसको पैसे दिए जा रहे हैं या नहीं। आपने इसको भी चेकिंग किया, आपने इसको भी ऑडिट किया। और आखिर में जब कोई पेरेंट अपने बच्चे को पॉकेट मनी देता है, महीने की एंड में वो चेक करेंगे कि वो बच्चे ने कहाँ कहाँ खर्च किया। ये भी एक किस्म का स्क्रूटनी हो गया, ये भी एक किस्म का ऑडिट हो गया। ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं ऑडिट को जस्टिफाई करते हैं, ऑडिट को एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑडिट क्या हो गया? ऑडिट चेकिंग हो गया, क्रॉस चेकिंग हो गया, स्क्रूटनाइजिंग हो गया, वैलिडेटिंग हो गया। अभी जब हमने बेस ऑडिट का समझ लिया, फंडामेंटल उसको समझ लिया है, हम उसका डेफिनेशन याद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आसानी से याद हो जाए डेफिनेशन, इसीलिए हमने क्या किया है, वो पूरे डेफिनेशंस को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। वो कैसे हिस्सों में बांटा है?
पहला हिस्सा एन ऑडिट, दूसरा हिस्सा इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तीसरा हिस्सा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चौथा ऑफ एनी एंटिटी, पांचवा और छठा हमने साथ में लिया है जो है वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म, और आखिरी हिस्सा where such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। ये सभी हिस्सों को हम इंडिविजुअली समझेंगे, फिर एंड में उसे कंबाइन करके देखेंगे कि हमको पूरा डेफिनेशन समझा और याद हुआ कि नहीं। पहले हिस्से की बात करते हैं एन ऑडिट। वो तो हमने समझ लिया कि ऑडिट कोई भी चीज़ को चेक करने को, एग्जामिन करने को और वैलिडेट करने को कहते हैं। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब इंडिपेंडेंट क्या है और एग्जामिनेशन क्या है? इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा है फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल, जिसका मतलब है किसी बाहरी चीज़ की तरफ से हमें कंट्रोल ना हो, हम उससे इन्फ्लुएंस ना हुए, वो हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट ना कर सके, उसको आउटसाइड कंट्रोल से फ्री होना कहते हैं। नॉट सब्जेक्टेड टू अनदर्स अथॉरिटी एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन अनदर फॉर लाइवलीहुड और सब्सिस्टेंस। इसका मतलब है कि हम किसी पे किसी भी प्रकार का डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं, किसी पैसे के लिए, कोई फेवर के लिए, कोई चीज़ों के लिए, और एट द सेम टाइम कोई बाहरी आदमी हम पे कंट्रोल नहीं रख पाता। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यदि एक छोटा बच्चा है, वो अपने माँ बाप से डिपेंडेंट है, उसके खाने पीने के लिए, उसके रहने के लिए, उसके कपड़ों के लिए, पढ़ाई के लिए, तो क्या हम वो बच्चे को इंडिपेंडेंट कह सकते हैं? नहीं। बट एट द सेम टाइम जो उसके माँ बाप है, क्या वो किसी पे डिपेंडेंट है और खाने के लिए या रहने के लिए या कमाई के लिए? नहीं, वो किसी से डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट है? जी हाँ। सो इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हम अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने आप में किसी के हम डिपेंडेंसी नहीं रखते। सो वैसे ही ऑडिट करना मतलब आप जब कोई चीज़ को चेक करते हो तो आप किसी के दबाव में आके उसको चेक नहीं करते, किसी के प्रेशर में आके वो चेकिंग नहीं करते, मगर आपकी सोच से, आपकी समझ से आप उसको चेकिंग करते हैं, उसको सही और गलत बोलने की आप ताकत रखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन लिखा गया है अ डिटेल्ड इंस्पेक्शन और स्टडी। तो ऊपरा ऊपरी से सिर्फ चेकिंग कर लेना एग्जामिनेशन नहीं कहलाता। एग्जामिनेशन का मतलब है हम डिटेल में चेकिंग करते हैं, डिटेल में उसको क्रॉस चेक और वैलिडेट करते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब है कि जब हम चेकिंग करें, हम अपनी सोच समझ से करें और डिटेल में करें। तो इससे हम दो भाग को फिनिश करते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये स्लाइड में आपको बताया जा रहा है कि जब एक ऑडिटर इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करता है तो मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस या मैनेजमेंट की डिज़ायर्स या मैनेजमेंट जो चाहता है उस सोच से वो चेकिंग ना करे। मतलब जो उसे सही लगता है वो कहे, ना ही कि जो मैनेजमेंट उसको कहने को बोलता है। फाइनेंशियल फेवर्स, उसका मतलब है कि किसी भी तरीके का किसी और से रिश्वत या पैसे या कोई और तरीके की चीज़ ना ले जिसकी वजह से उसकी चेकिंग में मिलावट आए, उसकी चेकिंग इन्फ्लुएंस हो जाए, उसे कहते हैं फाइनेंशियल फेवर्स। मगर हमें ये याद रखना चाहिए कि एक ऑडिट फीस भी ऑडिटर को पैसे ही मिलते हैं, कंपनी से ही मिलते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल फेवर में नहीं आता। ऑडिट फीस उसकी सर्विस की फ़ीस है, जो उसने सर्विस प्रोवाइड की है एज एन ऑडिटर, वो उसकी कीमत है, वो किसी किस्म का फाइनेंशियल फेवर नहीं। थर्डली, यहाँ कहते हैं स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस, मतलब अगर शेयर होल्डर चाहता है कि ऑडिटर उसकी कंपनी को पॉजिटिव रिमार्क्स दे तो ऑडिटर पॉजिटिव रिमार्क दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी शेयर होल्डर चाहेगा कि कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ा के दिखाया जा सके,
कंपनी की पोजीशन को बढ़ा के दिखाया जा सके ताकि उसके शेयर प्राइसेस ऊपर हो और शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स को उससे फ़ायदा हो। बट क्या यही चीज़ ऑडिटर को करनी चाहिए? क्या ऑडिटर को ये जानना चाहिए कि शेयर होल्डर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, उसी प्रोसेस से मुझे ऑडिट करना है? नहीं। ऑडिटर को अगर दिखता है कि कंपनी में गड़बड़ी है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं नुकसान में चल रही है, धोखा किया है किसी के साथ, वो सभी चीज़ें वो क्लियरली बताना चाहिए, फिर भले शेयर के प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। एंड एनी काइंड ऑफ प्रेशर विच मीन्स किसी भी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों से अगर ऑडिटर परे है, ये सारी चीज़ें अगर उस पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, तो हम उसे कहते हैं वो एक इंडिपेंडेंटली उसने एग्जामिन किया है एंड द ऑडिट वाज डन इंडिपेंडेंटली। तो हम डेफिनेशन के दो भाग समझ चुके हैं, एक है एन ऑडिट और एक है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं। ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा गया है डेफिनेशन में, ना ही कि ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट, ऑडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली नहीं बोला, मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला है। सो इससे समझ आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, जिसके अंदर हमारा बैलेंस शीट, हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी अगर हम इंड एस फॉलो कर रहे हैं तो, और साथ ही में सारे वाउचर्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग्स सभी इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकमिंग अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन वो इंडिविजुअल चीज़ों से, इसीलिए डेफिनेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा लिखा गया है। इससे हम तीन चीज़ें समझ पाते हैं ऑफ द डेफिनेशन। हमने समझा एक ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, ऑफ एनी एंटिटी। अब एंटिटी क्या है? एंटिटी है किसी भी तरीके की डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी को हम एंटिटी कहते हैं। इंग्लिश में बोला गया है अ थिंग विद डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे कि एक कंपनी हो गई, भले पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसके शेयर होल्डर्स से वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। पार्टनरशिप फॉर्म इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म्स में अंतर है। HUF इंडिपेंडेंट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, प्रोप्राइटरी फॉर्म इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द प्रोप्राइटर, NGO, सेक्शन 8 कंपनीज, ट्रस्ट वगैरह भी इंडिपेंडेंट बॉडी है अदर देन द ट्रस्टीज़। सो जब हम इंडिपेंडेंट बॉडी की बात करते हैं, हम बोल रहे हैं कि लीगल लॉज की आंखों में, अकॉर्डिंग टू द लीगल लॉज, ये सभी चीज़ों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, और बाकी उनके मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, HUF के मेंबर्स वगैरह एक डिस्टिंक्ट पर्सन है। दोनों में अंतर है। अगर और ज़्यादा समझना हो तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम टैक्स फाइल करते हैं, एक कंपनी का टैक्स अलग से फाइल किया जाता है और कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स अपना टैक्स अलग फाइल करते हैं। एक पार्टनर्स का टैक्स फाइलिंग अलग से होता है और पार्टनरशिप फॉर्म का टैक्स फाइलिंग अलग से होता है। तो इससे समझ में आता है कि लीगल लॉज ये सभी चीज़ों को, ये सभी एग्जिस्टेंस को इंडिपेंडेंट कंसिडर करते हैं उनके मेंबर्स से। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट इज़ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ ये सभी एंटिटीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो इससे हमने 4 भाग कवर कर लिए हैं। बढ़ते हैं 5वें भाग की तरफ, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size and legal form। इसका क्या मतलब है? Whether profit oriented or not, उसका मतलब है the entity need not be established for profit making and it includes other entities which are formed for various other motives such as hospitals, NGOs, trusts, government agencies, etc। ये भाग कहता है
कि कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, भले किसी भी तरीके की एंटिटी हो, ज़रूरी नहीं है कि उसका प्रॉफिट बनाना ही, पैसा कमाना ही उसका मोटिव हो और तभी उसकी ऑडिट की जाएगी। अगर कोई एंटिटी इस्टेब्लिश की जाती है कोई और मकसद से, जैसे गरीबों की सेवा हो गई, अनाथ बच्चों की सेवा हो गई, उनको एजुकेट करना हो गया, हॉस्पिटल्स हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज़ है जो जनता की सेवा करती है, तो ये सभी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती है ये पैसे कमाती है, लेकिन इनका मेन मोटिव पैसे कमाना नहीं, सेवा करना है। तो क्या हम उसको ऑडिट के एम्बिट से बाहर निकाल देंगे? क्या हम उस पर ऑडिट नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। तो अगर प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, आपका मोटिव प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ना हो, वो सभी को एक्सक्लूड करके, नज़रअंदाज करके एक एंटिटी की ऑडिट किया जाता है। तो क्या ऑडिट करने के लिए एंटिटी का साइज़ इम्पॉर्टेंट है? उसका लीगल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है? क्या छोटी एंटिटीज़ का ऑडिट नहीं किया जाता? या किसी और लीगल फॉर्म में एंटिटी है तो उसका ऑडिट नहीं किया जाता? ऐसे भी नहीं है। डेफिनेशन आगे बोलता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म, मतलब भले ही एंटिटी एक छोटी हो, मीडियम साइज़ हो, लार्ज हो या वेरी लार्ज हो, ये सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके ऑडिट अगर मैंडेट किया है गवर्नमेंट ने तो ऑडिट किया जाएगा। इससे हम काफ़ी ऑडिट का डेफिनेशन कवर कर चुके हैं। इसमें आता है एन ऑडिट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form। इससे हमको आखिरी पार्ट समझने में आसानी होगी। ये सभी चीज़ों को कोलेट करके हम आखिरी पार्ट को और आसानी से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Where such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। इसका क्या मतलब है? इंग्लिश में बोलते हैं दिस इट क्लियरली स्टेट्स दैट एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन विद द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग अ जजमेंट ऑन व्हाट हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड टेस्टेड एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। इसका मतलब है कि हम जब भी ये एग्जामिनेशन करते हैं, किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्स का, वाउचर्स का, ये सभी एग्जामिन करते वक्त हमें उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करना है कि ये सारे स्टेटमेंट्स, ये बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी की ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाती है या नहीं। तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है कीपिंग इन माइंड कि हमें जजमेंट बनाना है, हमें एक ओपिनियन बनाना है अबाउट द कंपनी और कंपनी के रिकॉर्ड्स के ऊपर। ये ओपिनियन अगर बन गया तो क्या ऑडिटर ये ओपिनियन अपने तक ही रखता है? नहीं, ये ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाता है और एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन कम्स फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का अलग से लेक्चर दिया जाएगा, उसको कैसे लिखते हैं, उसका कंटेंट क्या होता है, किस प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट्स होती है, उसका आपको लेक्चर बाद में मिलेगा। और जो आखिरी वर्ड है देयर ऑन, वो देयर ऑन का मतलब है वो जो डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर चेक करता है, जैसे वाउचर्स, सपोर्टिंग्स, अकाउंट्स, प्रोसेसेस वगैरह, वो जो चेक करता है उसके ऊपर ओपिनियन बना के एक्सप्रेस करना चाहिए। सो वो देयर ऑन इज़ एक्चुअली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसके बारे में हमने इनिशियली बात की। ये कुछ नहीं बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है। सो अब डेफिनेशन को एक साथ पढ़ के देखते हैं, हमको उसके सभी भाग समझ में आए या नहीं। एन ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial statements of any entity whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form, where such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। इससे हम समझते हैं कि ऑडिट एक चेकिंग है इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वाउचर्स, रजिस्टर्स, कोई भी एंटिटी हो, भले प्रॉफिट के लिए हो या सर्विस के लिए हो, बड़ी हो, छोटी हो, बहुत बड़ी हो, और ये एग्जामिनेशन करने के बाद हमें उसका ओपिनियन एक्सप्रेस करना है वाया एन ऑडिट रिपोर्ट।
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को डेफिनेशन समझ आई होगी और इसे लर्निंग में आसानी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। किसी भी किस्म का डाउट हो उसको कमेंट्स में ज़रूर छोड़िएगा, हम उसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। गुड बाय।